अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक शेर है, जब हादसे ही हादसे अपना नसीब हो, किस किस पे रोए आंख ये बरसे कहां कहां। छात्रों की हालत पर यह शायरी बिल्कुल सटीक है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप मेरे शो के शुरू में यकीन करिए कि अगले कुछ मिनटों में यह शायरी और मेरी यह डायरी छात्र जीवन की जद्दोजहद को आपके सामने रखेगी, छात्रों की समस्याओं को आपके सामने रखेगी, छात्रों के सवालों को आपके सामने रखेगी, क्योंकि कई सवाल हैं जो मेरे आपके जहन में हैं, जिसके जवाब हम तलाशना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि जिन छात्रों की बदौलत इस देश में 7,000 से ज्यादा कोचिंग संस्थान चलते हैं, करीब 60,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है, क्या उनके सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है? सवाल यह है कि जवाब देगा कौन? मसीहा शिक्षक, प्रशासन के लोग, अधिकारी या सरकार, जिसको यह कोचिंग इंडस्ट्री 2023-24 का आंकड़ा है कि 5500 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी दे चुकी है। पिछले 5 सालों में करीब 18,000 करोड़ का जीएसटी ये इंडस्ट्री दे चुकी है सरकार को। अनियमितताओं का जिम्मा सरकार कोचिंग संस्थानों पर डाल देती है और कोचिंग संस्थान सरकार पर डाल देते हैं। पूरा तंत्र भ्रष्ट पड़ा है। कई कोचिंग संचालक इसी कमाई से महलों में रहने लगे हैं, कई लग्जरी गाड़ियों में चलने लगे हैं, लेकिन छात्रों का जवाब देने वाला कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, 5 दिनों के बाद भी उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जबकि भारत का कठोपनिषद कहता है कि यह नचिकेता का समाज है, जिज्ञासाओं की धरती है। मैं तलाश कर रहा था वैसे शिक्षक की जो खुलकर बोले इस पर। कईयों से मैंने बात की, तैयार नहीं हुए, टालमटोल करने लगे, लेकिन उनमें से एक अवध ओझा जी तैयार हुए, जो अपनी बात रखेंगे, छात्रों के सवालों का जवाब देंगे। जिस स्टेटमेंट का इंतजार छात्र और अभिभावक कर रहे हैं, हम वो जानेंगे अवध ओझा सर से। स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल, और शुरुआत इसी से करते हैं कि इतनी देर क्यों लग गई सामने आने में? 4 दिन के बाद देर किसी को नहीं लगी। जब हादसा इतनी जल्दी हुआ, 3 मिनट में 12 फीट पानी, और 27 तारीख को मैं जयपुर में था, मेरा सेमिनार था। 27 तारीख को मैं बाहर था, मैं वहां से निकला और इतना बड़ा कांड हो गया। लड़के बेचारे इकट्ठे हुए, सड़क पर उतरे, प्रदर्शन धरना शुरू किया। अब सवाल ये उठता है कि जो लड़के हम लोगों से आशा करते हैं, मेरी कोचिंग उस हादसा स्थल से मुश्किल से 50 मीटर पे, मैं आशा करता था कि मेरे पास लोग आएंगे, मुझे कहेंगे कि सर ऐसा ऐसा घट। मैं खुद वहां जाने के लिए तैयार था, लेकिन भीड़ में हम किसे ढूंढें, किससे बात करनी है, कौन है सामने जो इस मुद्दे को उठा रहा है। तो कोई आने में लेट नहीं हुई, लेकिन इस परिस्थिति को समझने में कि हुआ क्या, असलियत में क्या हो रहा था, कोई कह रहा था ऐसे मर गए, कोई कह रहा था वैसे मर गए। अब जाके पता चला कि इस हादसे में कि ओरिजिनल घटना क्या थी। एकदम सही, ये जो बच्चे आज उठाए, सूरत में घटना हुई, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। मुखर्जी नगर में हुई, 61 लड़कों का वीडियो छतों से कूदते हुए बाहर सामने आया। कहाँ था सरकार? सोई पड़ी हुई थी। आज सरकार सबके बेसमेंट को सील कर रही है। अगर यही घटनाएं 1 साल पहले हो जाती, यही सारे मापदंड पहले चेक कर लिए जाते, तो शायद ये हादसा नहीं होता। लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि 2 लोग सबसे ज्यादा इसमें चर्चा का विषय बने हुए हैं, विकास दिव्यकीर्ति जी और अवध ओझा जी। लोग ये कह रहे हैं कि ये 4 से 5 दिनों के बाद इसलिए सामने आए क्योंकि अपनी जो छवि है उसको बचाने की कोशिश है, इमेज बचाने की कोशिश है, ताकि धंधा मंदा ना हो। कोई इमेज बचाने की कोशिश नहीं, मैं तो 4 सूत्री प्रोग्राम लेकर आया हूँ। मैंने कहा कि अगर बेसमेंट को, जिसकी भी बेसमेंट हो, उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। उसमें क्लास किसी भी कीमत पर, ना तो ये क्लास चलेगी ना लाइब्रेरी चलेगी। मैं मुद्दा उठा रहा हूँ कि सीमित सीटें की जाए हर कोचिंग में, 100 से ज्यादा बच्चे, मैक्सिमम 200 से ज्यादा बच्चे कहीं ना पढ़ाए जाए। तीसरी बात है, किसी भी कोचिंग में अगर दुर्घटना होती है, ऐसी किसी तरह की दुर्घटना होती है, आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए और हर कोचिंग संस्थान अपने सिलेक्शन की लिस्ट, जो से क्लासरूम के लड़के हैं, उसको साल के अंत में जारी करें। ये वाला भी एक तरह का फर्जीवाड़ा है ना, कहीं के बच्चे कहीं से फोटो लगा देते हैं, बिल्कुल, और उसके बाद कोचिंग संस्थान अपनी ब्रांडिंग करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोचिंग का जो बच्चा है, जो साल भर वहां पढ़ा है, सिर्फ उसकी फोटो ही छाप सकता संस्थान, बाकी कोई फोटो नहीं छापेगा। कुल मिला के इसके पूरे केंद्र में तो छात्र ही है ना, तो छात्र के रहन सहन, छात्र के जीवन से जुड़ी बातें तो करनी चाहिए। बिल्कुल। छात्र का जीवन कितना ज्यादा मुश्किल है, और आप कह रहे हैं कि आप ये 4 सूत्रीय मांग लेकर आए हैं, बहुत सही है, ऐसे कदम उठाने चाहिए। आप सामने आके खुल के बोल रहे हैं, कुछ लोग तो बोल भी नहीं रहे हैं। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या हादसा होने का इंतजार कर रहे थे कि ऐसी मांग लेके आए? नहीं, इस प्रकरण में मुझे कल एक बात पता चली कि कोई लड़की थी, वही राव IAS एकेडमी, जिसने MCD को ये बात आज से 20 दिन पहले लिखी थी कि सर ये जो हमारा बेसमेंट है ये बहुत खतरनाक है, यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। रिमाइंडर भी दिया, रिमाइंडर भी उस लड़की ने दिया। अब जब उस लड़की ने, अब यहाँ पर सिविक सेंस की बात उठती है।
कि आपके कूपे में रेलवे कंपार्टमेंट में पानी नहीं, आप रेल मिनिस्ट्री को ट्वीट कर देते हो। उस लड़की के साथ अगर 100 लड़के और खड़े हो गए होते उस वक्त, तो संभावना थी कि ये घटना नहीं घटती। और ये कोचिंग के जितने भी छात्र थे, अगर वो अपने मालिक के पास जाते, एक रिटर्न मेमोरेंडम देते कि साहब हमारी जिंदगी खतरे में। यही तो दुख है ना इस देश के भविष्य का, कि एक कहावत है ना कि भारत की हर माँ चाहती हो कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। पड़ोसी के एक ने आवाज उठाई लेकिन फिर भी उसके पीछे नहीं आया, और आज जाके सब लोग मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये छात्रों को जो मोटिवेट करने का काम है, बताने का काम है, तो आप लोगों से काफ़ी उम्मीदें रहती हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो घटना हुई है, कितने चलते हैं क्लासेस, मतलब कि बेसमेंट में, उसके लिए आपने इससे पहले आवाज़ उठाने की क्यों नहीं सोची? आपको पता होगा ना ये कोचिंग हमारे, या फिर आपको विकास देवीकीर्ति जी को, क्योंकि वो भी सेंटर में हैं। हमें जिस कोचिंग में, जहाँ पे मेरा संस्थान है अवध ओझा क्लासेस, कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर 3rd फ्लोर पे, हमारा मालिक कह रहा था कि ओझा जी आप बेसमेंट ले लो, हम आपको 4 लाख रुपए कम में देंगे। मैंने कहा भाई साहब मैं बेसमेंट में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ दम घुटता है, मेरी कोलीग की मृत्यु हो चुकी है वहाँ पढ़ाते पढ़ाते। हमारा एक कोलीग संजीव वर्मा सर, इतिहास के बहुत बड़े शिक्षक, उनकी पढ़ाते पढ़ाते डेथ हो गई दम घुटने से। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस बात का एहसास था कि बेसमेंट किसी भी कीमत पर शिक्षा के लिए तो है ही नहीं। छात्र आपसे बहुत कुछ जानना चाहते थे और ये कह रहे थे कि ओझा सर, आपने देखे होंगे, आपके नाम के वो पोस्टर भी आए, विकास देवीकीर्ति जी के भी नाम के पोस्टर आए, लगातार ट्वीट हो रहे थे, ओझा सर बोझा हैं वगैरह वगैरह। तो आपको नहीं लगता कि आपको वहाँ पर जाना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी? भीड़ में हमें जो बताया जाता है कि जहाँ भीड़ है, भीड़ अभी मैंने देखा पिछले 3 दिनों में सारी पार्टी के लोग भी आए, इस पार्टी के, उस पार्टी के, ये संस्थान, वो संस्थान, यहाँ के लड़के। मेरा नाम आया, ठीक है, मैं मानता हूं कि युवाओं को, छात्रों को मुझसे आशा थी, वो मुझे ढूंढ रहे थे, मुझे बुला रहे थे, वो अच्छी बात है। जिस कोचिंग में यह हादसा हुआ, उस कोचिंग के मालिक की और फोटो, मालिक, उसका नाम, उसकी फोटो तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रही है। कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। कोचिंग संस्थान का स्टेटमेंट भी 24 घंटे के बाद आया था। उस कोचिंग के मालिक की फोटो और उस कोचिंग के मालिक का नाम कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। मेरे माता पिता की तबीयत खराब हुई, मैंने कल भी कहा कि मेरी माँ जब कचहरी पहुंची तो वहां के वकीलों ने कहा कि आपके बच्चे के संस्थान में, अवध ओझा क्लासेस में 3 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, आपके बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह की तो हाइप क्रिएट गई। आपको क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि फोटो नहीं दिखाई पड़ रहा है, मालिक की फोटो नहीं दिखाई पड़ रही, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जो भी वजह हो सकती है, मुझे तो लगता है, मैं तो आप खुल के बोलने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ये सारा जो दंश था, ये सारा जो दर्द था, वो 2 आदमी के ऊपर घुमा दिया गया। अच्छा, डाइवर्ट कर दिया गया। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? भाई डाइवर्ट कर दिया गया तो जो मेन मुद्दा था वो गायब हो गया। अच्छा, जहां पे घटना घटी, जिस आदमी की वजह से घटना घटी, अगर उसका नाम नहीं लिया जा रहा, उसका फोटो नहीं सामने आ रही, तो इसका सीधा मतलब क्या है? ट्रेंडिंग कोई आदमी ऐसे थोड़ी करता है। मतलब आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है? स्वाभाविक तौर पे टारगेट किया जा रहा है आपको। फिर नहीं, ये बात अगर मुझे पता होती तो मैं तो बिल्कुल अब तक कई जगह बोल ही चुका होता कि कौन हमें टारगेट कर रहा है। लेकिन मैं छात्रों से ये अपील करना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। मैं छात्रों से आपकी बात करा देता हूं। छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने कुछ छात्रों से संपर्क साधा है, मेरी जो संवाददाता है वो वहीं पर मौजूद हैं, उनके कुछ सवाल हैं, वो हम आपसे सीधा जो ये संवाद करा रहे हैं। न्यूज़ ये पहली बार कर रहा है कि आपकी जो है उनसे बातचीत हो जाए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वहाँ नहीं जाएंगे। बहुत जायज़ बात है कि असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, आपके वो सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आज़ादी का छात्रों के सवाल क्या हैं वो ज़रा बताइए। अवध ओझा सर हमारे साथ एबीपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में, स्टूडियो में लाइव बैठे हैं। बिल्कुल विवेक, मैं प्रदर्शन स्थल पर हूँ। कई सारे छात्रों को प्रदर्शन स्थल पर 3 बसों में भर के दिल्ली पुलिस फिलहाल ले गई है। ये बताया गया है कि एमसीडी के कमिश्नर से मिलने के लिए ले जाया जा रहा है। अब देखिए, मुट्ठी भर स्टूडेंट्स यहाँ पर बचे हुए हैं और उनसे हम लोग बात करते हैं। आपके अवध ओझा जी, जिनके लिए आप नारा लगा रहे थे कि ओझा जी बोझा है, क्यों ऐसे नारे लगा रहे थे, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं, वो हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। अपना नाम बताइए पहले। मैं उनका स्टूडेंट हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइवेसी। में आप उन्हीं के स्टूडेंट हैं? क्या नाम है आपका? नाम नहीं बता सकता मैं। समथिंग कॉल्ड दूसरे से पूछ प्राइवेसी वो लीजिए। पढ़ाते थे पहले नेक्स्ट आईएएस में, उससे पहले वाजीराम में भी पढ़ाते थे। वो अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि राजा बनना है तो ऐसे करना है, वैसे करना। आज पिछले 4 दिन से वो कहाँ पे छिपे बैठे हैं, क्यों नहीं आ रहे स्टूडेंट्स के बीच में? और वो मतलब पढ़ाते हैं या कोई देसी कट्टा या कोई फायरिंग टाइप की ट्रेनिंग देते हैं? आप ये कट्टा लो और दाएं चलाओ, आप उनकी वीडियोज़ देखो। ये एक मतलब हिस्ट्री के टीचर का, एक मैच्योर टीचर का है ये।
देखिए ओझा जी के ऊपर पहला सवाल विवेक स्टूडेंट ये ये पूछ रहे हैं कि ओझा जी कई बार ऐसा बड़ी बड़ी tweet बातें कि करते हैं गायब हैं, कट्टा और आपका ये चलाते हैं, देसी गोली कट्टा बड़ा चलाते हैं। वायरल हो रहा है। ऐसी बड़ी-बड़ी पहले भी बातें वायरल था, करते अब तो लोग इसी को लेके घेर नहीं, रहे हैं आपको। मेरा ऐसा कोई वीडियो जो ये मित्र हमारे वहां बैठ के कह रहे हैं, हाँ। ये जो मित्र हमारे ये बात वहां बैठ के कह रहे हैं, हाँ। तो ये मेरा वीडियो बताएं कि कहाँ कहा गया है। ऐसी किस वीडियो में मैंने ऐसा कहा है, और मैंने इनसे कहा होगा पढ़ने के लिए, ये शायद अगर कायदे से पढ़ लिए होते तो इस बात की चर्चा ही नहीं करते। दूसरा सवाल ले लीजिए आजाती का। उनके खुद के चैनल पे देखिए जवाब भी सुन लीजिए, ये जवाब बता रहे हैं। आप उनके खुद के चैनल पे जाके देख लीजिए, आपको मैं बहुत सारे शॉर्ट्स भेज दूंगा उसमें। दूसरा सवाल बताइए, अपना नाम पहले। कुछ भी नहीं मैम, हम एनोनिमस रहना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ वो छात्रों की सजगता की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, छात्रों को आंदोलनकारी होना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, और पूरे प्रशासन के खिलाफ, एक व्यवस्था के खिलाफ वो लड़ने की बात करते हैं। आज हम वो किसी भी हर एक देखो, उनका कहना है कि उनके परिवार में किसी की तबीयत खराब थी इसलिए वो नहीं आ पाए। टीचर का एक तरीका होता है, वो किसी भी वे में पढ़ाने चाहे, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, पर जो मूल मुद्दा है, जब वो छात्रों के अधिकार की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं। देखिए आप लोग लगातार सवाल ये भी उठा रहे थे, ये भी मैं आपको ध्यान दिला दूं कि यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हर लेवल पर होता है। एक सेकेंड, आप क्योंकि अवध ओझा जी के स्टूडेंट रहे हैं, कितनी फीस लेते हैं वो, क्या वहाँ पर भी एक्सप्लॉयटेशन दिखती है? उस टाइम पे 175 थी। 1,75,000। उस टाइम पे वो कोचिंग में पढ़ाते थे, कोचिंग में फैकल्टी थे, उसके बाद उन्होंने उस अपनी टाइम में ये marketing किस करके टाइम खुद की का बना बात कर लिया। रहे हैं? ये छात्र ये हैं, जो वीडियोस की ये बात कर आप रहे हैं, जरा उनके इनसे खुद के क्लियर सवाल कौन से पूछिए कि टाइम की अवध बात ओझा कर जी रहे से ये क्या पूछना चाहते थे, क्या करते थे, नहीं करते थे, हटाएं। जी, अभी क्या विवेक, पूछना है, सीधे जी, मुद्दे पर विवेक। आए। जी बिल्कुल और ये छात्र नेता हैं जी, बिल्कुल कि विवेक। यूपीएससी के छात्र हैं, ये भी क्लियर करते रहिएगा। देखिए आप ये बताइए कौन से ईयर की बात कर रहे हैं जब आप स्टूडेंट 18-19 की। 18-19 की। देखिए 18-19 में वो जिस कोचिंग में पढ़ाते थे उस कोचिंग की फीस 1.75 लाख रुपीस हुआ करती थी। अपना सवाल बताइए। मैम मेरा नाम वैभव सिंह चौहान है, मैं कल डेलीगेशन का पार्ट था। आज यहाँ पे हम लोग को ऐसा करा जा रहा है कि आप लोग की डिमांड पूरी हो गई। हम डेलीगेशन के पार्ट थे, हमने देखा है वहाँ पे कितने इंस्टीट्यूट के 19 इंस्टीट्यूट को बुलाया गया था डायरेक्टर्स को, उसमें से इनसे बात 15 करिए, आए। हाँ, अवध continue सर तो करिए। थे भी नहीं वहाँ पे, पर बाकी लोग जो आए वहाँ पे जो डिस्कशन हुआ, पर वहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन उनके बारे में हुआ, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आगे क्या होगा। पर हमारी जो अभी इमीडिएट डिमांड है जो हमारे शॉर्ट में खत्म होनी, अवध ओझा जी से आपका सीधा सर, सवाल आप क्या गए थे है, उस मैं आपसे मीटिंग ये में? पूछ रही हूँ। नहीं, मैं नहीं गया। मैं नहीं गया था मीटिंग डिमांड में। है कि सर को यहाँ पे आना चाहिए एक बार, क्योंकि सर बैठे हुए हैं, यहीं से protest जो पूछ है, लो ना। अब लोग कम हो रहे हैं, लीडरलेस प्रोटेस्ट हो चुका है। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप एक बार यहाँ पे जरूर आए, और आपकी हमें यहाँ पे जरूरत है। ये अब आप जवाब ले लेते हैं request सर, बार-बार कर रहे हैं, लेकिन आप जो target आजादी का आपका है- आप वहीं पे रहिए, अब जवाब ले लेते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर ये वो छात्र चाहते हैं कि आप जाइए वहां पे, अगर नेतृत्व ये करिए। छात्र जो भी वहां कह रहे हैं कि वो हमें बुलाना चाहते हैं, हाँ, तो अगर ये इनकी जहां ये बैठे वहां से मेरी कोचिंग सिर्फ 50 कदम पे है। अगर ये मेरे पास आते, मैं इनके साथ जरूर चलकर वहां पर जाता। मैं किसके साथ वहां चला जाता, किसके साथ जाता मैं? अगर कल कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खड़ी हो जाती, कोई दुर्घटना घट जाती, तो कोई तो होता जो उसकी जिम्मेदारी लेता कि किसके साथ गए थे आप, किसने बुलाया था आपको, किस हैसियत से गए थे आप। आज ये कह रहे हैं वहां से 50 कदम की दूरी पे मेरा संस्थान है, ये आ जाते मेरे पास 5-10 लोग कि आप चलिए हमारे साथ खड़े होइए, ऐसा ऐसा घटनाएं घटी, हम आप चाहते हैं आप हमारे साथ खड़े हो, मैं चलता ही इनके साथ। अब ये मेरी कहानी सुना रहे हैं कि मैं ऐसा बोलता हूँ वैसा बोलता हूँ। 18-19 से तैयारी कर रहे हो, अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ये तो टीचर वाली बात हो गई ना कि आप उसको लेके डांट दे तुरंत की अरे तुमने ये नहीं किया। तो फिर एक बात बताइए, ये जो छात्रों की बात है, मैं फिर उनके पास जाऊंगा। आजादी का आप मेरे साथ बने रहिए, वापस आपके पास लौट रहा हूँ। ये जो छात्रों के जीवन में जो अनियमितता होती है, आप तो देखते हैं ना, बहुत दिनों से इस प्रोफेशन में हैं, आप देख रहे हैं कि उनका जीवन यापन कैसा है। कोचिंग जो इंडस्ट्री है उसमें इंस्टीट्यूट फ़ी कितना लेते हैं। यूपीएससी वाले तो 2-2 लाख 3-3 लाख लेते हैं, 5-5 लाख वाले भी हैं, कई जो वो कराते हैं, IIT जेईई कराते हैं। आपको नहीं लगता कि छात्रों को ठगा जा रहा है इस पूरे सिस्टम में, सिर्फ दिल्ली में नहीं, पटना, बिल्कुल ठगा जा रहा है, कोटा, जितने भी बड़े शहर हैं, बिल्कुल ठगा जा रहा है, एकदम ठगा जा रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि सरकार कोचिंग की फीस, मकान का रेंट, इन सब को रेगुलेट करे। एक लिमिट के बाद कोई भी फीस नहीं ले सकता है। मैं तो कह ही रहा हूं, मैं तो इन सारी मांगों का इनका समर्थन कर रहा हूं। फीस रेगुलेशन होनी चाहिए, रूम रेंट रेगुलेशन होना चाहिए, इनकी सुरक्षा रेगुलेटेड होनी चाहिए, ये सब बातें तो होनी ही चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूं इनसे। मैं तो नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के कह रहा हूं कि इन सारे मुद्दों पे मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो। मैंने आज एक साहब को फोन किया, मैंने कहा केंद्र सरकार
के पास, जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके पास चलते हैं, प्रदेश सरकार के जो प्रतिनिधि हैं हम उनके पास चलते हैं, अपने मुद्दों को लेकर चलते हैं, वहां पे मुद्दा रखेंगे। जब वो नहीं सुनेंगे, जब कोई बात नहीं होगी, तब आंदोलन का मामला खड़ा होता है। भारत का भविष्य हर नेता के भाषण में होता है, चाहे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि हो या फिर राज्य सरकार का प्रतिनिधि हो, लेकिन उसी भारत के भविष्य को इस तरह से अंधकार में डाल दिया जाना, छोटे छोटे कमरों में रख दिया जाना। पीजी की हालत बहुत खराब है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ के स्टूडेंट से तो मैं मिलता ही हूँ। मैं राजस्थान गया था, कोटा में, वहाँ के लोगों की अपनी दिक्कत है। पीजी में खाना ठीक नहीं मिलता है, रूम रेंट अलग से बढ़ जाता है, दलाली अलग से, जिसको हम लोग ब्रोकरेज कहते हैं स्टैंडर्ड भाषा में, हिंदी में उसका मतलब तो दलाली होता है, तो दलाली अलग से उनको देनी पड़ती है। इन सब चीज़ों से बच्चों को जूझना पड़ता है। तो इन सब के लिए कोई तो होगा उनका देखने वाला, उनके भविष्य को संजोने वाला। विवेक जी, मैं एक बड़ी साधारण सी बात कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ, हाँ। आज के समय में जब ऑनलाइन क्लासेस का इतना बढ़िया प्रावधान चल रहा है, इतना बढ़िया, ऑनलाइन की फीस कम है। अच्छा, आपके घर में अगर ऐसी व्यवस्था है कि भाई आप बहुत बिजी फैमिली से हैं, ब्यूरोक्रेट, राजनेता और बिजनेसमैन, आप दिल्ली आ गए, ठीक है। मैं तो छात्रों से कहता हूं कि बाबूजी, हाथ जोड़ के आप छात्रों से और छात्रों के अभिभावकों से, माता पिता से, कि ऑनलाइन पर भी वही सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। अब तो हाइब्रिड क्लासेस चल रही हैं, जैसे मेरी कोचिंग है। आप कहते हैं साहब मुझे 10 दिन ऑफलाइन कोचिंग करनी है, आप आओ 10 दिन बैठो, बाकी मैं अपने घर से करूंगा। जिस दिन ये छात्र ये बात समझेंगे कि इन सारी चुनौती से निपटने का एक सरल तरीका ये भी है कि हम ऑनलाइन की तरफ जाएं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि जिनसे मतलब ऑनलाइन भी आ सकता है, ऑफलाइन भी आ सकता है, यहाँ एक मुझे बात लगती है कि एक चीज़ होती है माहौल भी, कि जाकर फील्ड में परफॉर्म करना है। तो ये सब बातें हम करते रहेंगे। एक बार फिर छात्रों के पास चलते हैं। आजाती का एक दो और सवाल छात्रों के। जी बिल्कुल, देखिए जवाब भी ले लेते हैं और सवाल भी इन छात्रों से वापस करते हैं। अवध ओझा जी, एक आपके जवाब में कह रहे थे कि आप बार बार उनको यहाँ बुला रहे हैं, उनकी जो कोचिंग है यहाँ से 50 मीटर दूर है, क्यों आप लोग वहाँ पहुँच नहीं गए और उनको खुद क्यों नहीं बुला लिया? आक्षेप नहीं लगाना चाहते किसी भी प्रकार का, लेकिन हमारा सवाल है जिस कोच के लिए हम इकट्ठा हुए, वो छात्रों के हितों की बात करते हैं। हमें उनसे उम्मीद है, चाहे वो कोई भी हो। विकास तो खुद भी आप जाके उन्हें बुला सकते थे, वो ये पूछ रहे हैं। ये अभी आप ही ने बोला वो बाहर थे, और पहली चीज तो ये लोग यहाँ पे रहते नहीं है, कोई भी जिसको आना चाहते थे। अभी वो बोल रहे हैं, एक बात बताइए, कुआं प्यासे के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास आता है। अगर हम यहाँ अपना आंदोलन छोड़ के उनके पास जाए, उन्हें हमें एक आंदोलन साइट पे किसी भी को अपना समर्थन देना हो, नैतिक समर्थन, जाके ये दर्शाना हो, बाकी लोग भी आए तो नहीं यहाँ आना चाहिए। लेकिन आपका जो आंदोलन है उसकी दिशा क्यों भटकती हुई नजर आई? आप लोग विकास दिव्य कीर्ति को टारगेट कर रहे हैं, आप लोग अवध ओझा को टारगेट कर रहे हैं, जबकि आपकी परेशानियां जो है वो रेंट को लेकर है, फीस को लेकर है। कोई मैम किसी को टारगेट नहीं कर रहा। हम अपने गुरुओं को पूरा रिस्पेक्ट देते हैं। वो जो सोच के बोलते हैं हम उसकी रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। इससे हमें अपने गुरुओं से कोई दिक्कत नहीं है। अवध ओझा सर मेरे टीचर नहीं है, पर मैं उनको सुनता था पहले। विकास दिव्य कीर्ति सर को मैं उतना नहीं सुनता हूँ, पर ठीक है, हर कोई हम लोग का गुरु है। पहली बात ये मेरा पहला कमेंट। अगर कोई मेरे भाइयों बहनों से कोई दिक्कत, कोई वर्ड का उनको सर को बुरा लगा, उसके लिए सॉरी। सवाल पूछ लेना, ये तो नेता बनने लगे, पहले स्टेटमेंट जारी करने लगे। सीधा सवाल है, सवाल लेके बैठे थे। विवेक जी सुनिए, सिस्टम सही सवाल है। ये भी समस्या की बात कर रहे हैं। विवेक जी आप उनको सुनिए, समस्या बताइए, सवाल बताइए। मैं तो कुछ क्यों आप बात करने से कतरा रहे हैं? सवाल बताइए जो अवध ओझा जी से आप पूछना चाहते हैं। नहीं, मैं उनसे सवाल बताइए। आप लोग लगातार नारे लगाते रहे हैं, अब जब सीधा जर्नलिज्म करते हैं, थोड़ा सेंसिबल जर्नलिज्म करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्यों आप यहाँ पर खुद ही नारे लगा रहे थे, तो वो जब यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, आपका सीधा संवाद हम करा रहे हैं, तो फिर आप सवाल पूछ लीजिए। मैम हमारे स्पीक फॉर द जस्टिस, दैट्स व्हाई वी आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम हिम। हमें उन टारगेट नहीं कर रहे हैं, वी आर इंडिविजुअल स्टूडेंट। कुल मिला के मुझे लगता है कि ये भी कह रहे हैं कि इस तरह का मिसअप फिर हम नहीं हो। सॉल्यूशन चाहते हैं। सर आपको नहीं लगता कि ये कुछ दिनों का प्रदर्शन है, हर प्रदर्शन की तरह 2-4 दिनों में ये भी खत्म हो जाएगा, फिर ठंडा पड़ जाएगा मामला? मैं इन बच्चों को देख रहा हूँ बेचारा, मैं यही कह रहा था ना कि ये तो यूपीएससी की जो लड़का तैयारी करता है वो बड़ा सेंसिबल बहुत है, वो दिखाई पड़ रहा है कि कितने अच्छे लड़के, कितने सेंसिबल लड़के। ये कोई नेतागिरी वाले लड़के नहीं है, वो दिखाई पड़ रहा है उनकी बातों से कि भैया हमें हमारे कष्ट से दूर कर दो, हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं। कष्ट दूर कैसे होगा? हाँ तो वही है कि 4 दिन में ठंडा हो जाएगा मामला फिर से? नहीं, अभी जैसे दिल्ली सरकार ने नोटिस जारी की है कि हम सब कुछ रेगुलेट करने जा रहे हैं, और मैं इनसे ये वादा कर रहा हूँ इस मंच से। हाँ, मैं आपसे वादा चाह भी रहा था, मैं अगला आपसे यही बोलने वाला। मैं इनसे इस मंच से वादा कर रहा हूँ कि ये जो इनकी समस्याएं हैं, सेफ्टी कॉम्प्लायंस,
रेगुलेशन ऑफ फीस, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स और आजीवन कारावास का लॉ, ये चारों चीज मैं लगातार केंद्र और प्रदेश की सरकार के पास उठाता रहूंगा अपने तरीके से। अपने तरीके से क्या तरीका होगा? धरना वरना पे बैठेंगे क्या? धरना बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम पीसफुल तरीके से करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। धरना, हर चीज की धरने की जरूरत नहीं होती, सरकार को अवगत कराने की भी जरूरत होती है। अच्छा। जैसे मैंने ये डिसाइड किया, मैंने आज ही एक लड़के से कहा कि तुम लोग 10 लोग आओ, सिर्फ 10 लोग, और हम प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि से मिलते हैं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि से मिलते हैं। सरकार को अवगत कराना कितना मुश्किल काम है ये भी जानिएगा सर, कि उस जो लड़की है उसने अवगत ही कराया था, रिमाइंडर देकर भी अवगत कराया था, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं रुकी। हाँ, तो इस बार अगर जू नहीं रखेगी तो ये जितनी बड़ी फौज पीछे खड़ी है, यही लड़कों का जो प्रेम पीछे खड़ा है, अब जब मैं इस बात को रखूंगा तो मेरे पास सबूत रहेगा ना। चलिए अब कोचिंग संस्थानों से जुड़े कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो कोचिंग संस्थान चलते हैं, मोटे मोटे पैसे लेते हैं, छात्र वहाँ होते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये कोचिंग माफिया जो वर्ड है उनका कब्जा हो गया है? नहीं, कोचिंग माफिया कहना तो उचित बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी, जहां इकोनॉमी का एक सीधा सा नियम है, जब मैं इलाहाबाद पहुंचा 1990s में, वहां कोई कोचिंग ही नहीं थी, क्योंकि सब बच्चे खुद से पढ़ने वाले थे, ग्रुप डिस्कशन होता था, टीचर्स बहुत शानदार थे, यूनिवर्सिटी में एक माहौल बना होता था। आखिर डिमांड पैदा हुई तभी तो सप्लाई हो रही है। वो तो अलग बात है कि छात्र बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसी के अनुपात में जाएंगे। और मैंने तो कई जगह पे ये देखा है, हमने भी कोचिंग किया कुछ दिनों पहले, हम भी छात्री थे। आप जाएंगे, वो कहते कि नहीं नहीं हमारे पास नहीं, वो गलत कर रहा है, क्लासेस चल रही है बेसमेंट में, अगर कोई छात्र आवाज उठा दे, इस डर से भी छात्र आवाज नहीं उठाते हैं। आप जाएंगे, वो कह देंगे कि नहीं आपको पढ़ना है तो हमारे यहाँ आइए, नहीं तो मत आइए। फिर क्या करेंगे छात्र? हाँ, तो फिर तो छात्र आज की डेट में, जैसे इन्होंने कहा एनोनिमस रहना चाहते हैं, आज की डेट में इनके पास एक सबसे बड़ा वेपन है सोशल मीडिया। ठीक है, जो ये ट्रेंडिंग कर रहे हैं किसी के खिलाफ या मेरे खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, अगर यही ट्रेंडिंग है सरकार के खिलाफ लगातार 6 महीना करें, इनकी संख्या कितनी है? IAS की तैयारी कम से कम 10 लाख लड़के करते हैं, और 10 लाख लड़के अगर अगले 6 महीने इसको ट्रेंड कराएं, कोचिंग फीस, सेफ्टी कंप्लायंस, लॉ, इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, एकदम सुनी जाएगी। अच्छा ये आप बताइए कि अब क्या आप, क्योंकि गुरुजी हैं, सर हैं, शिक्षक हैं, अब क्या छात्रों और गुरुओं का संबंध सिर्फ ये पैसे भर का रह गया? कमर्शियल सारी चीजें हो गई हैं, तो क्या वो पुराने जो गुरुजी शिष्य वाले संबंध थे वो भूल जाएं? मैं इनके साथ पूरी तरह से खड़ा हूं। ये सवाल नैतिकता का भी है। मैं इनके साथ पूरी तरह खड़ा हूं। मैं इनको आमंत्रण दे रहा हूं अपनी तरफ से कि मैं इनमें से 10 लोगों को बुलाता हूं, आप 10 लोग आइए मेरी कोचिंग में और आप मेरे साथ चलिए। मैं आपके साथ प्रदेश के प्रतिनिधि और केंद्र के प्रतिनिधि के साथ मिलकर आपकी तरफ से उनको पूरा ज्ञापन और पूरी सूचना देता हूं। और ये मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं, आप ये जबान भी दे के जा रहे हैं कि आपका ये आंदोलन तब तक नहीं थमेगा जब तक छात्रों को उनका हक नहीं मिल जाता, ये अनियमितता, ये अव्यवस्था, ये कुरीति दूर नहीं हो जाती। किसी को कहीं पढ़ाया जा रहा है, कहीं से पैसे वसूले जा रहे हैं, और पीजी की हालत ख़राब है, जहां वो रहते हैं वो मोहल्ला ख़राब है, कोई उनकी वो सुविधा नहीं दी जाती है। आप आंदोलन ये तब तक जारी रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा, लेकिन उसमें इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। हाँ, क्योंकि जिनके हक के लिए लड़ रहे हैं वो उनको तो आगे आना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये पीछे हट जाएंगे फिर आंदोलन खत्म। मैं तो सिर्फ इनके साथ खड़ा हो सकता हूं, लेकिन अगर ये पीछे हटे, कल के वक्त 2 दिन बाद इन्होंने कहा कि नहीं पापा का प्रेशर बन रहा हो, परिवार वाले गए पढ़ने गए हो, राजनीति थोड़ी करने गए हो, अगर ऐसी कोई मुद्दा उठा फिर वो व्यक्ति अकेला खड़ा होकर क्या करेगा? हाँ, जरूरी है कि जिनके मुद्दों की बात करें वो हमारे साथ खड़े रहें। अगर कल मैं इनके साथ खड़ा हूं हर जगह और ये पीछे चले जाते हैं, ठीक है, फिर तो ये अवध ओझा सर खुलकर मामले की बात रखते हैं और उन्होंने हमें जबान दी है एबीपी न्यूज़ पर कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक छात्रों को उनका हक नहीं मिल जाता, उनके जीवन से अनियमितताएं दूर नहीं हो जाती। सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।